हाँ रीता चौधरी, गरिमा चौधरी, क्या कहना बेटा? गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा। शालू प्रजापत, हाँ मैम प्रैक्टिकल का बताओ ना कैसे करना है, हम आगे तो करे ही नहीं। सोनाक्षी बताया तो था प्रैक्टिकल का, वो बना लिए कि फिजियोलॉजी के? मैं आज भेजती हूँ आपको बेटा, कल सैटरडे, कल मैम भेज आज भेज दो। आज भेज दूंगी मैं, हाँ आज, कल सैटरडे है ना, कल, हाँ आज भेज देंगे सोनाक्षी, है ना? तो वहां तक बना लिया सबने, गरिमा वगैरह ने फिजियोलॉजी वगैरह यस मैम। गरिमा? यस मैम। यस मैम, बना लिया। तो प्लांट टिश्यू कल्चर बुक है ना प्रैक्टिकल की आप लोगों के पास? मैम वो ये टिश्यू कल्चर करना कैसे, एक पेज में तो आएगा ही नहीं। एक पेज में थोड़ी बोला है बेटा, ऑटोक्लेव का डायग्राम बनाओगे, लिख लो, ऑटोक्लेव के बारे में लिखोगे, लिखो बेटा मैम ये ऑटोक्लेव। अपैरेटस, मैम देखो हमने ना अपैरेटस कर लिए और ना क्या बोलते हैं जिम्नोस्पर्म कर लिया, अब आगे के जो टिश्यू कल्चर है वो हमें समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है। तो उस पर तो मेथड वगैरह लिखा है ना सोनाक्षी, मेथड है उसका, हाँ तो मैम प्रोसीजर है। कितने पॉइंट है, प्रोसीजर मेथड कितने सारे पॉइंट है, हाँ, तो वो एक पेज में तो आएंगे नहीं, तो एक पेज उसको में क्या या पीछे लिखे? दो पेज में कर लो, 3 पेज में कर लो, मतलब लिखोगे तो 2 पेज में भी सही है, 3 पेज में भी, ऐसे सोनाक्षी कर लो, हाँ मैम। है ना यस बेटा? मैम। और फिर मैं आपको यस। और भेज दूंगी प्रैक्टिकल के बारे में सोनाक्षी, ठीक है बेटा? अभी सभी लोग, ओके मैम, ओके 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 मैम। तो आज तो अपन कल जैसे बात की थी, कोलोरीमेट्री के बारे में बात कर लेंगे। आपकी जो एप्रेटस है वो इम्पोर्टेंट है, तो एप्रेटस तो आपने बना लिया, जिससे नहीं बनाया वो भी बना ले बेटा। और जैसे आपका जो क्वेश्चन है बायोटेक्नोलॉजी का, वो भी यही है कि 2 पेज में आ रहे तो 2 पेज में लिखो बेटा, और डायग्राम 1 पेज में बना लो। ये तो डायग्राम भी दूसरी ड्राइंग शीट पे बनाना, डायग्राम आप जानते ही हो, आप तो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हो, तो डायग्राम तो उस पर ही बनाओगे। जैसे ऑटोक्लेव है, लेमिनार एयर फ्लो है बेटा, बायोटेक्नोलॉजी में स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, कैलोरीमीटर है, सेंट्रीफ्यूज है, तो इसके डायग्राम एक ड्राइंग शीट पे बनाओगी। अभी कौन कौन आया? गरिमा चौधरी, अनीता चौधरी, शैलू प्रजापत, सोनाक्षी, सीमा मीणा, सीमा मीणा और खुशबू तिवारी, और आ जाए दो, है ना? अभी 22 बज के 3 हुए, 10 बज के 3। कल थोड़ा लेजिबल भी नहीं था। हर्षिता भी आ गई, अब हर्षिता रोज आ रही है। हर्षिता भी आ गई, 1 मिनट बेटा, हर्षिता आई है।
पूजा समूटा आ गई, खुशबू तिवारी आ गई, हर्षिता, अच्छा आज अपन फिर से बात करते हैं, कुछ ब्रीफ में करेंगे सेंट्रीफ्यूज के बारे में, क्योंकि उपकरण जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। टूल्स ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, सेंट्रीफ्यूज अपकेंद्रण यंत्र के बारे में। तो सेंट्रीफ्यूज एक धातु का बना उपकरण होता है। सेंट्रीफ्यूज एक धातु का बना उपकरण होता है जिसमें एक स्टैंड होता है, ऊपर का हिस्सा चौड़ा होता है, जिसमें धातु के कप, टेस्ट ट्यूब रखने के लिए स्थान बने होते हैं। इसके आधार पर, मतलब सेंट्रीफ्यूज के आधार पर मोटर होती है जिसके द्वारा यह सेंट्रीफ्यूज तेजी से घूम सकता है तथा इस घूर्णन गति से टेस्ट ट्यूब में रखे हुए पदार्थ या कण अलग हो जाते हैं। तो सामान्यतः 3 प्रकार के सेंट्रीफ्यूज पाए जाते हैं। कम गति वाला सेंट्रीफ्यूज जिसकी गति सीमा है 500 रिवॉल्यूशंस पर मिनट। उच्च गति सेंट्रीफ्यूज जिसकी गति सीमा है 20,000 रिवॉल्यूशंस पर मिनट। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज जिसकी गति सीमा है 60,000 रिवॉल्यूशंस पर मिनट। मतलब जो सेंट्रीफ्यूज है बेटा, ये जो अपरेटस है जो कि बायोटेक्नोलॉजी में काम आता है, तो इसमें क्या होता है, मतलब रिवॉल्यूशंस पर मिनट के हिसाब से गति होती है। मतलब एक तो कम गति वाला सेंट्रीफ्यूज है जिसकी 500 रिवॉल्यूशंस पर मिनट गति सीमा है, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूज एक ऐसा उपकरण होता है जो बहुत उच्च गति पर घूमकर कणों अथवा पदार्थों को अपकेंद्री बल के द्वारा उनकी सघनता व डेंसिटी मास के आधार पर अलग कर देता है। अब अपन कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय रेडियस। अब बात करते हैं कैलोरीमेट्री की, मतलब कैलोरीमीटर क्या होता है। तो कैलोरीमीटर उपकरण द्वारा बायोकेमिकल यौगिकों की सांद्रता, बायोकेमिकल यौगिकों की सांद्रता अथवा जीवाणु पॉपुलेशन, बैक्टीरियल पॉपुलेशन की सघनता का टर्बिडिटी के आधार पर आकलन किया जाता है। इसमें अगर पदार्थ की प्रकाशीय सघनता, अगर प्रकाश की ऑप्टिकल डेंसिटी, प्रकाशीय सघनता अथवा टर्बिडिटी अधिक होगी तो उसमें उपस्थित कण अधिक होंगे जो प्रकाश का अवशोषण कर लेंगे तथा उसके स्कैटरिंग को रोकेंगे। जैसे कि ब्रोथ में जब जीवाणु वृद्धि करते हैं तब उनकी कोशिकाओं की संख्या बढ़ने के साथ ही साथ जो ब्रोथ साफ या धुंधला, ब्रोथ धुंधला होने लगता है। मतलब जब ब्रोथ में बेटा जीवाणु वृद्धि करते हैं तो जीवाणुओं की कोशिकाओं की संख्या बढ़ने लगती है। इस कारण से जो क्लियर ब्रोथ है, साफ ब्रोथ है, लिक्विड मीडियम है, वो धुंधला दिखाई देता है, टर्बिड दिखाई देता है। तो कैलोरीमीटर व स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के 3 भाग होते हैं, आपके प्रैक्टिकल में बनाए होंगे। एक तो है प्रकाश स्रोत, दूसरा है वांछित वेवलेंथ की प्रकाश तरंग प्रदान करने के लिए चयनकर्ता इकाई, ठीक है। तो कैलोरीमीटर में ये इकाई विभिन्न रंग के फिल्टर के रूप में होते हैं। मतलब कैलोरीमीटर में विभिन्न तरह के फिल्टर्स लगे होते हैं, जबकि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में यह मोनोक्रोमैटिक होता है, जिससे
प्रकाश की वांछित तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ प्राप्त की जा सकती है। कलरीमीटर की वेवलेंथ की रेंज अधिक होती है, जबकि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में निश्चित वेवलेंथ कम रेंज की होती है। तो अब इसका सैंपल द्रव, सैंपल जो सैंपल रखते हैं कलरीमीटर में, सैंपल द्रव में से गुजरने वाले प्रकाश को मापने के लिए उपकरण में द्रव को उपयुक्त स्थान पर रखने के लिए कांच से बने क्यूवेट होते हैं। अब इसका सिद्धांत क्या है, किस प्रिंसिपल पे यह वर्क करता है कलरीमीटर या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर? मतलब जब लाइट सोर्स, जब प्रकाश स्रोत से मोनोक्रोमेटर या फिल्टर के माध्यम से प्रकाश पारदर्शी पात्र में रखे, पारदर्शी ट्रांसपेरेंट वेसल में रखे, पात्र में रखे विलयन में से गुजरता है, तब कुछ प्रकाश विलयन द्वारा अवशोषित हो जाता है या इसमें उपस्थित कणों द्वारा विसरित हो जाता है। अतः विलयन से बाहर आने वाले प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है। तो प्रयोगों में यौगिकों अथवा मिश्रणों, कंपाउंड मिक्सचर का क्वांटिटेटिव आकलन करना होता है। जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में प्रवाहित करते हैं तो उसका कुछ भाग अवशोषित हो जाता है। यह अवशोषण की मात्रा विलयन की सांद्रता, माध्यम की मोटाई और विकिरण की वेवलेंथ पर निर्भर करती है। अब बात करते हैं थर्मामीटर की। तो संवर्धन कक्ष का तापक्रम नियमित तौर पर जांचने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार लक्स मीटर क्या होता है, प्रकाश मापी। तो संवर्धन कक्ष में प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित अवस्था में रखा जाता है और इस कार्य के लिए प्रकाशमापी लक्स मीटर की आवश्यकता होती है, जो प्रकाश को 100 से 250 लक्स तक नियंत्रित रखता है। मतलब अब बात करते हैं हाइग्रोमीटर की। ये आर्द्रता मापी क्या होता है, तो संवर्धन कक्ष की सापेक्षिक आर्द्रता को 60% तक नियंत्रित करने के लिए हेयर हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। बेटा मतलब एक प्रयोगशाला में, एक लेबोरेटरी में, अपने बायोटेक लेबोरेटरी में क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं, सेंट्रीफ्यूज भी होता है, लैमिनार एयर फ्लो भी होता है, ऑटोक्लेव भी होता है, थर्मामीटर भी होता है और लक्स मीटर भी होता है। और इस लक्स मीटर की सहायता से अपन प्रकाश की तीव्रता को, लाइट इंटेंसिटी को कंट्रोल में रख सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। और हाइग्रोमीटर भी होता है। तो हाइग्रोमीटर की सहायता से जो संवर्धन कक्ष है, कल्चर चैम्बर है, उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी को 60% तक नियंत्रित कर सकते हैं। और इसी प्रकार अपन देखते हैं लेबोरेटरी में वाटर डिस्टिलेशन इक्विपमेंट भी होता है, जल आसवन संयंत्र भी लगा होता है। तो टिश्यू कल्चर ऊतक संवर्धन के लिए डिस्टिल वाटर का होना अति आवश्यक है। तो जल में खनिज, कार्बनिक पदार्थ आदि मिले रहते हैं, अतः इनको आसवन या विआयनीकरण विधि से अलग करके जल को शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाता है। तो जो डिस्टिलेशन इक्विपमेंट, डिस्टिलेशन प्लांट जो लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में लगा होता है, उससे टैप वाटर को, मतलब जल टैप वाटर को क्या करते हैं अपन, शुद्ध करते हैं। और शुद्ध टैप वाटर को डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं। अब समीक्षा भी आ गई, इनको भी एडमिट कर देते हैं। और तुला माने बैलेंस। तो पोषक पदार्थ बनाने के लिए विभिन्न रसायनों को एक विशिष्ट अनुपात में मिलाया जाता है और इस कार्य के लिए इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का उपयोग करना उचित रहता है।
ताकि कम से कम मात्रा भी प्रामाणिक रूप से तोली जा सके। अब बात करते हैं पीएच मीटर। तो आप देखते हो केमिस्ट्री लैब हो, चाहे बॉटनी लैब हो, चाहे जूलॉजी लैब में, उसमें भी पीएच मीटर अत्यधिक उपयोगी होता है। तो सभी कर्तोतकों एक्सप्लांट्स की पोष पदार्थ पर एक ही पीएच पर वृद्धि संभव होती है। तो इसलिए क्या करते हैं, अतः विशिष्ट पीएच जो कर्तोतकों मतलब एक्सप्लांट्स की वृद्धि के लिए उपयोगी हो, उसे ऊतक संवर्धन के दौरान पीएच मापन किया जाता है। अब बात करते हैं गैस को पोष पदार्थों को गर्म करने के लिए प्रयोगशाला में गैस कनेक्शन लेना भी आवश्यक होता है। अब आता है स्वचालित विलोडक, ऑटोमेटिक स्टेरर। तो यदि लाल शैवालों से प्राप्त अगार को ठोस पोष पदार्थ बनाने के लिए इस्तेमाल करना हो, तब अगार के चूर्ण को आस्वित जल में मिलाकर अच्छी तरह मिश्रित करने के लिए हिलाया जाता है। इस कार्य को करने के लिए स्वचालित विलोडक, ऑटोमेटिक स्टेरर का उपयोग किया जाता है ताकि मिश्रण सही बन जाए। अब बात करते हैं मीडिया डिस्पेंसर पिपेट, संवर्धन स्थानांतरण पिपेट की बात करते हैं। तो संवर्धन स्थानांतरण अगर कम मात्रा में करना हो, तब 10 मिलीलीटर आयतन की पॉलीप्रोपाइलीन की बनी पिपेट इस्तेमाल करते हैं। मतलब अपन अगर कल्चर मीडिया मतलब टिश्यू कल्चर कर रहे हैं, ऊतक संवर्धन कर रहे हैं, और संवर्धन स्थानांतरण अगर कम मात्रा में करना हो, मतलब तो अपन 10 ml आयतन की पॉलीप्रोपाइलीन की बनी पिपेट इस्तेमाल करते हैं। किंतु बड़े पैमाने पर संवर्धन स्थानांतरण के लिए स्वचालित पिपेटर प्रयोग किए जाते हैं, जो 100 परख नलियों में केवल 10 मिनट में ही पोष पदार्थ स्थानांतरित कर सकते हैं। इसी प्रकार कल्चर रूम में शेकर भी होना चाहिए, हलित्र भी होना चाहिए। तो कुछ ऊतक संवर्धन तकनीक में ठोस की अपेक्षा द्रव पोष माध्यम का उपयोग किया जाता है। मतलब अगर अपन अगार मीडियम का उपयोग करते हैं तो बेटा पोष माध्यम कैसा हो गया, कल्चर कैसा हो गया, सॉलिड हो गया। लेकिन कभी कभी टिश्यू कल्चर टेक्निक में लिक्विड कल्चर मीडियम का भी उपयोग करते हैं, और इस तरह कर्तोतक द्रव माध्यम में पूर्णतया डूबकर एक स्थान पर स्थित ना हो जाए, इसलिए इस शेकर का इस्तेमाल करते हैं तथा उसे कर्तोतक को वातन प्राप्त होता रहे, एरेशन प्राप्त होता रहे। अतः इन कार्य की पूर्ति के लिए हलित्र शेकर का भी उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार लेबोरेटरी में फ्रिज भी होता है। तो रसायनों के संग्रहण के लिए प्रयोगशाला में रेफ्रिजरेटर का, फ्रिज का होना भी अति आवश्यक है। फिर माइक्रोस्कोप सभी लोग जानते हो। कुछ कर्तोतक, कुछ एक्सप्लांट जैसे भ्रूण, एम्ब्रियो, पोलन ग्रेन्स, परागकण आदि को अलग करने में सूक्ष्मदर्शी सहायक होता है। इसी प्रकार है अलमीरा, ठीक है, अलमारी। तो प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाले पात्रों व रसायनों को सुरक्षित रूप से भंडारित करने के लिए अलमारी भी आवश्यक होती है। अब है इक्विपमेंट ऑफ ग्लास, कांच के उपकरण जैसे कि टेस्ट ट्यूब, पेट्री डिश, फ्लास्क, कांच की छड़, ग्लास रॉड जिसे बोलते हो, ग्लास रॉड, पिपेट, मापन सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर आदि का उपयोग किया जाता है। अदर इक्विपमेंट्स, अन्य उपकरण, फिल्टर पेपर, रुई,
टेस्ट ट्यूब पर लगाने के धातु के कैप, फिल्टर पेपर, रुई, फिल्टर पेपर, रुई, फिल्टर पेपर, रुई, टेस्ट ट्यूब पर लगाने के धातु के कैप, लेबल, कचरा पात्र, जल व प्रकाश सुविधा, जल व प्रकाश सुविधा, तौलिए, आग बुझाने के संयंत्र, प्रकाश की सतत सुविधा के लिए जनरेटर आदि की समुचित व्यवस्था भी होना आवश्यक है। अब लास्ट बात करते हैं निर्जमीकरण की, स्टेरिलाइजेशन की, इसको की कल भी देखा था। तो यह प्रक्रिया या वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी पदार्थ, उपकरण, सतह, कोई भी पदार्थ, उपकरण, सतह, सरफेस अथवा माध्यम कीटाणु रहित किया जाता है, उसे स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। तो निर्जमीकरण क्या कहते हैं बेटा? निर्जमीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो पदार्थ की सतह को कीटाणु रहित किया जाता है, या पदार्थ की सतह को तो कीटाणु रहित करते ही है, मीडियम, कल्चर माध्यम को भी कीटाणु रहित किया जाता है, और इसे अपन स्टेरिलाइजेशन कहते हैं, निर्जमीकरण कहते हैं। तो निर्जमीकरण में सभी सूक्ष्म जीवों को उनके बीजाणु सहित नष्ट कर दिया जाता है। किसी भी प्रकार के सभी बीमारी पैदा करने वाले जीवों को नष्ट करना निर्जमीकरण कहलाता है। मतलब स्टेरिलाइजेशन किसे कहते हैं? जो भी सूक्ष्म जीव या जो भी जीव बीमारी फैलाते हैं, उन जीवों को नष्ट कर देते हैं, उन जीवों को पूर्णतया नष्ट कर देते हैं, उनके स्पोर्स को भी नष्ट कर देते हैं, और इसे अपन डिसइंफेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो स्टेरिलाइजेशन विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है, बाय यूज ऑफ फिजिकल एजेंट्स, बाय यूज ऑफ फिजिकल एजेंट्स, बाय केमिकल्स। ठीक है, तो फिजिकल एजेंट्स कौन कौन से हैं, भौतिक एजेंट कौन कौन से हैं जो कि निर्जमीकरण के लिए उपयोगी है? पहला है बेटा सूर्य प्रकाश, सनलाइट, शुष्कीकरण, ड्राइंग। दूसरा है शुष्कीकरण, ड्राइंग। तीसरा है ड्राई हीट, शुष्क ताप। चौथा है गर्म हवा, हॉट एयर। और पांचवा है नम ताप, पाश्चरीकरण, सामान्य दाब पर पानी से उत्पन्न भाप द्वारा। और सिक्स है फिल्ट्रेशन, निस्पंदन बाय यूजिंग द मेम्ब्रेन्स, झिल्लियां, एस्बेस्टस पैड, रेडियो धर्मिता, रेडिएशन। और नेक्स्ट है अल्ट्रासोनिक एंड सोनिक वाइब्रेशंस। अब बात करते हैं केमिकल की, रसायन की। तो कौन से ऐसे केमिकल्स हैं, रसायन हैं जो कि निर्जमीकरण में उपयोग किए जा सकते हैं? तो है अल्कोहल्स, इथाइल आइसोप्रोपाइल, ट्राइक्लोरोब्यूटेन, एल्डिहाइड, फॉर्मएल्डिहाइड को भी स्टेरिलाइजेशन के लिए, निर्जमीकरण के लिए उपयोग में ला सकते हैं। इसी प्रकार डाइज, रंजक पदार्थ, हेलोजन्स, फिनॉल्स को भी स्टेरिलाइजेशन, निर्जमीकरण में प्रयोग लाया जाता है। वे कई सरफेस एक्टिव एजेंट्स होते हैं, सतह सक्रिय कारक व मेटेलिक सॉल्ट्स व गैसेस को भी स्टेरिलाइजेशन में इस्तेमाल करते हैं। व इथाइलिन ऑक्साइड का भी स्टेरिलाइजेशन में इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सनलाइट की, सूर्य के प्रकाश की। तो सूर्य का प्रकाश जीवाणुओं की वृद्धि रोकने में सहायक होता है और बैक्टीरियोनाशक है। अतः प्राकृतिक परिस्थितियों में यह निर्जमीकरण, स्टेरिलाइजेशन करने में प्रमुख भूमिका निभाता है। मतलब सूर्य की लाइट से, सनलाइट से स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं, निर्जमीकरण कर सकते हैं, क्योंकि सनलाइट, सूर्य प्रकाश में अल्ट्रावायलेट रेस, पराबैंगनी किरणें व ओजोन पाए जाते हैं। ओजोन प्रमुख हैं। तो उष्ण कटिबंधीय राष्ट्रों, ट्रॉपिकल कंट्रीज में पराबैंगनी किरणें व सीधी गर्म किरणें मिलकर रोगाणुशक
रोगाणुनाश में सहायक होती हैं। अब बात करते हैं शुष्कीकरण की, ड्राइंग की। मतलब जीवाणुओं की वृद्धि के लिए नमी अत्यंत आवश्यक कारक है, अतः वायु में शुष्कीकरण द्वारा कुछ कीटाणु समाप्त हो जाते हैं। मतलब बेटा कहते हैं अगर बैक्टीरिया की ग्रोथ करनी है तो मॉइस्चर नमी अत्यंत आवश्यक है, लेकिन अगर ड्राइनेस होगी, शुष्कीकरण होगा, तो कुछ कीटाणु को भी समाप्त हो सकते हैं, परंतु ये प्रभावकारी सिद्ध नहीं हुआ है क्योंकि बैक्टीरिया स्पोर्स शुष्कीकरण में नष्ट नहीं हो पाते हैं। अपन कहते हैं कि शुष्कीकरण से, ड्राइंग से जो स्पोर्स है, कई जीवाणुओं के स्पोर्स है, वो नष्ट हो जाते हैं, परंतु ऐसे एक्सेप्शंस भी हैं जब बैक्टीरिया के जो जीवाणु हैं, बैक्टीरिया के जो स्पोर्स है वो शुष्कीकरण में नष्ट नहीं हो पाते हैं। अब है ताप माने हीट। तो जीवाणु के स्टेरिलाइजेशन में ताप सबसे अधिक विश्वसनीय विधि है। ऐसे पदार्थ जो अधिक ताप पर नष्ट हो सकते हैं उन्हें निम्न ताप पर अधिक दिन तक रखकर सुरक्षित रखा जाता है। इस प्रक्रिया में कुछ कारक प्रमुख हैं जो प्रभावित करते हैं। जैसे पहला है बेटा शुष्क अथवा नम ताप, अर्थात ताप की प्रकृति। ताप जिस अवधि के लिए दिया गया हो, मतलब किस ड्यूरेशन के लिए, किस अवधि के लिए तापमान या ताप को दिया गया है, जीवाणुओं की मात्रा क्या है, जीवाणुओं की प्रकृति क्या है, वह पदार्थ जो निर्जीवीकृत स्टेरिलाइज किया जाना हो। तो तापमान निम्न प्रकार का दिया जा सकता है। हॉट एयर अवन, गर्म हवा अवन, शुष्क ताप, ड्राई हीट, व इंसिनरेशन या इंसरनेशन। तो फर्स्ट है हॉट एयर अवन, मतलब गर्म हवा अवन। तो कांच के उपकरण जैसे पेट्री प्लेट्स, बीकर, फ्लास्क व औजार अवन की शुष्क ऊष्मा द्वारा निर्जीवीकृत किए जाते हैं। इसके लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान पर 1 घंटा रखने पर यह निर्जीवीकृत हो जाते हैं। शुष्क ताप द्वारा जीवाणुओं का प्रोटीन नष्ट हो जाता है। अब बात करते हैं ड्राई हीट, शुष्क ताप की। तो इस विधि में मतलब शुष्क ताप में जीवाणु संरोपण, इनोकुलेशन के दौरान प्रयोग किए जाने वाले सामान जैसे चिमटी, संरोपण सूचिका अथवा लूप, इनोकुलेशन नीडल और लूप को निर्जीवीकृत करने के लिए स्प्रिट में भिगोकर जलती अग्नि की लौ में लाल होने तक रखा जाता है। मतलब जब हम इनोकुलेशन, जीवाणु के इनोकुलेशन की प्रक्रिया करते हैं तो पहले क्या करते हैं, जो फोर्सेप है, चिमटी है, या इनोकुलेशन नीडल है या लूप है, उसको स्टेरिलाइज करते हैं, उसको निर्जीवीकृत करते हैं। अब चिमटी को, फोर्सेप को, नीडल को स्टेरिलाइज कैसे करते हैं, इनोकुलेशन नीडल को कैसे करते हैं, पहले इनको चिमटी को, नीडल को, लूप को स्प्रिट में भिगोकर जलती हुई लौ में, जलती हुई बंसन बर्नर होता है ना, जलती हुई अग्नि की लौ में लाल होने तक रखते हैं। यह प्रक्रिया 2-3 बार दोहराई जाती है। इसके पश्चात इन औजारों को संरोपण, इनोकुलेशन के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, पहले तो इनोकुलेशन करते हैं, जब तब इनोकुलेशन करते हैं तो इन औजारों को, किन औजारों को, लूप को, नीडल को, चिमटी को स्टेरिलाइज कर लेते हैं और फिर इनोकुलेशन करते हैं। तो संवर्धन नलिका, कल्चर ट्यूब का प्लग हटाते समय उसके मुंह को लौ के पास रखकर गर्म कर लिया जाता है जिससे संवर्धन कीटाणु रहित हो। खाली कांच अथवा टेफ्लॉन के पात्रों व औजारों के
औजारों के अवन में 160 डिग्री सेंटीग्रेड से 180 डिग्री सेंटीग्रेड 3 घंटे पर रखकर इन्हें निर्जीवीकृत किया जा सकता है। वर्तमान में ग्लास बीड स्टेरिलाइजर का भी उपयोग वैज्ञानिकों द्वारा किया जा रहा है। अब बात करते हैं इंसर्नेशन क्या होता है या इंसिनरेशन क्या होता है। तो इस विधि के द्वारा, इंसर्नेशन के द्वारा ड्रेसिंग प्लास्टिक जैसे पीवीसी, पॉलीथीन इत्यादि निर्जीवीकृत किए जाते हैं। अब है फ्लेम स्टेरिलाइजेशन, ज्वाला निर्जीवीकरण। तो बार बार उपयोग में आने वाले औजार तथा चिमटी, स्कैल्पल आदि को हर बार निर्जीवीकृत करना आवश्यक होता है। बेटा जो उपकरण, जो औजार बार बार टिश्यू कल्चर टेक्निक में या प्रयोग में काम आते हैं, जैसे कि नीडल है, चिमटी है, इनोकुलेशन लूप है या स्कैल्पर है, उनको हर समय या बार बार रिपीटेडली अपन स्टेरिलाइज करना होता है, निर्जीवीकृत करना आवश्यक होता है। अतः इन्हें 95% अल्कोहल में डुबोकर जलाया जाता है। इन चिमटी वगैरह को, नीडल को पहले 95 अल्कोहल में डुबोते हैं, फिर इन्हें जलाया जाता है, जिससे ये पूर्णतया निर्जीवीकृत हो जाते हैं। फ्लास्क, कल्चर ट्यूब आदि के मुख को भी ज्वाला द्वारा ही निर्जीवीकृत या निर्जमित किया जाता है। अब बात करते हैं ऑटोक्लेविंग। तो रिक्त अथवा पोष पदार्थों से भरे प्लग लगे कल्चर पात्रों को ऑटोक्लेव में 121 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 15 पौंड प्रति वर्ग इंच, पौंड पर स्क्वायर इंच पर 15 मिनट तक के लिए रखना ऑटोक्लेविंग कहलाता है। जैसे आपने प्रैक्टिकल में ऑटोक्लेव का डायग्राम बना लिया होगा। तो अपन रिक्त वेसल्स को, रिक्त पात्र को भी, या जो पात्र वेसल्स पोषक पदार्थ से भरे रहते हैं, उन कल्चर पात्रों को ऑटोक्लेव करते हैं। तो ऑटोक्लेव में टेम्परेचर कितना सेट करते हैं? 121 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर होता है 15 पॉन्ड्स पर स्क्वायर इंच। ठीक है। तो कुछ विशिष्ट प्लास्टिक पात्र व माइक्रोपिपेट आदि भी आसानी से ऑटोक्लेव किए जा सकते हैं। मतलब ऑटोक्लेव में अपन पिपेट्स भी रख सकते हैं, माइक्रोपिपेट भी रख सकते हैं, और कल्चर पात्र, कल्चर वेसल जैसे कि कॉनिकल फ्लास्क है, पेट्री डिशेस है, इनको भी ऑटोक्लेव किया जा सकता है या करते हैं। तो ऑटोक्लेव उपलब्ध नहीं होने पर बड़े प्रेशर कुकर में भी निर्जीवीकृत की प्रक्रिया की जा सकती है। पर आजकल सभी जगह पर ऑटोक्लेव उपलब्ध है, तो इसमें भी 15 मिनट का समय लगता है। जब अपन ऑटोक्लेव की प्रक्रिया करते हैं, मतलब ऑटोक्लेव में औजारों को, पात्रों को स्टेरिलाइज करते हैं, तो 15 मिनट का ड्यूरेशन होता है। नेक्स्ट है फिल्टर स्टेरिलाइजेशन, फिल्टर निर्जमीकरण। तो पादप कल्चर में जो पदार्थ उपयोग में लाए जाते हैं, उनमें से कुछ ताप अस्थिर होते हैं, हीट लेबाइल होते हैं। अतः इनके लिए विशेष तौर पर फिल्टर तकनीक इस्तेमाल की जाती है। कुछ पदार्थ जैसे जिब्रेलिन, जिएटिन, एब्सिसिक एसिड, कुछ विटामिन, विकर आदि ताप पर अस्थिर होते हैं। अतः इनके लिए 0.45 माइक्रोन अथवा इससे कम साइज की झिल्ली फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने से पहले यह जरूरी होता है कि इन उपकरणों युक्त फिल्टर को ऑटोक्लेव कर लिया जाए। उसके पश्चात ऑटोक्लेव किए हुए पोष पदार्थ में इसे मिलाकर पादप कल्चर के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है लैमिनार फ्लो टेक्निक। लैमिनार फ्लो टेक्निक, तो लैमिनार फ्लो में प्रयुक्त कैबिनेट में 1.8
किलोमीटर प्रति घंटे की गति से निर्जमित हवा का प्रवाह रहता है, जिससे यह सदैव निर्जमित अवस्था में रहते हैं। हवा पहले से एक फिल्टर से प्रवाहित होती है, जिससे हवा में उपस्थित कुछ बड़े कण फिल्टर हो जाते हैं। उसके पश्चात यह उच्च दक्षता वायु कण हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर हीपा फिल्टर से प्रवाहित होती है, जिससे हवा में उपस्थित सभी कण जो 0.3 माइक्रोन तक आमाप से अधिक बड़े होते हैं वह छट जाते हैं। लास्ट बात करते हैं मॉइस्ट हीट नम ताप। पहला है पाश्चराइजेशन। इस विधि में पाश्चराइजेशन में खाद्य पदार्थों को ऊष्म विधियों से निर्जमीकृत करने के बजाय नम ताप पर निम्न ऊष्मा द्वारा उनके कीटाणु नष्ट किए जाते हैं। इस विधि में 63 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर आधा घंटे तक अथवा 72 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 20 मिनट तक रखकर एकदम से 13 डिग्री सेंटीग्रेड 13 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा कर लिया जाता है और इस प्रक्रिया में बीजाणु रहित कीटाणु माइक्रो बैक्टीरिया साल्मोनेला इत्यादि नष्ट हो जाते हैं। अब अपनाता है सरफेस स्टेरिलाइजेशन यूजिंग अल्कोहल और बेसल मीडियम। ये 3rd यूनिट का पार्ट है जो अपन कल कर लेंगे।